अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपको लोन की आवश्यकता पड़ती होगी। किसी भी प्रकार के लोन अगर आप लेते हैं या आगे लेने वाले हैं, हर एक प्रकार के लोन को लेना और उनको उनमें कोई भी गड़बड़ी होना, मतलब अगर आपने एक गलती से भी एक छोटा सा भी अगर आपने अपना जो है ईएमआई मिस कर दिया, अपना कोई भी बिल पेमेंट मिस कर दिया, आपने जरा सा भी क्रेडिट स्कोर में कोई गलती कर दी, तो जो लोन्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। या यूं कह सकते हैं कि फिर भी बहुत सारे कारण, इवन मिनिमम बैलेंस को भी अगर आप अपने अकाउंट में होल्ड करने में भी कहीं गलतियां कर रहे हैं, बिल पेमेंट की जो डेट्स होती हैं, यानी कि बिजली का बिल, गैस का बिल, इनके जो डेट्स हैं वो सारे के सारे बिंदु इंपॉर्टेंट हो गए हैं अब, क्योंकि आरबीआई ने एक नया नियम पास किया है जिसको ईसीएल नियम कहा जा रहा है। हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी जिंदगी के ऊपर ये कितना ढंग से प्रभाव डालेगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर आम पब्लिक के ऊपर होगा, क्योंकि जो भी क्रेडिट स्कोर्स होते हैं अब वो इसके बेस पे कहीं ना कहीं कंसीडर किए जाएंगे। आपकी लोनिंग हिस्ट्री इसी बेस पे कंसीडर की जाएगी और आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा उसके जो श्रेणियां हैं अब इसी आधार पर 3 नई श्रेणियां बनाई जाएंगी। बहुत कुछ बदल जाएगा इसके नियमों के लागू होने के बाद और एक आम पब्लिक की जिंदगी में बहुत फर्क आएगा। हम हर एक पहलू की चर्चा आपके साथ इस वीडियो में करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि ये नई नियम आया है, सरकार ने, आरबीआई ने आज ही उसको पास किया है। अगर हम 2 मिनट के लिए समझें, जैसे मैंने कहा कि आम पब्लिक की जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा इसका फर्क आएगा, तो आम पब्लिक की जिंदगी के ऊपर फर्क वो इसीलिए आएगा क्योंकि आम पब्लिक जनरली लोन्स लेती है। और अब जब भी आप लोन लेने जाएंगे अप्रैल 26 यानी आज के, मतलब ये आज, ये कल बेसिकली ये बताया गया और आने वाले वक्त में इसको लागू कर दिया जाएगा। 3 फ्रेम बनाया जाएगा। अगर ये तो 3 फ्रेम है, इसके आधार पर बैंकों को ये डिसाइड करना होगा कि वो जिसको भी लोन दे रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कंपनी हो, जब आप लोन लेने जाएंगे तो क्या आप डिफॉल्ट करेंगे, इसकी उम्मीद बाजारों को यानी बैंकों को पहले से ही डिसाइड करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से वो आपको एक रेटिंग देंगे। और अगर बैंकों को ये लगता है कि आप जो है वो डिफॉल्ट कर जाएंगे तो वो आपको लोन ही नहीं देंगे। अगर वो आपको लोन देंगे और आप अगर श्रेणी 1 में भी रखे गए, मान लीजिए आपको 1 लाख का लोन दिया तो 1 लाख की प्रोविजनिंग अलग से उनको करके रखनी पड़ेगी, जिसके नाते ये बहुत महंगा हो जाएगा। और इसीलिए जो मैकेनिज्म है वो अब नया मैकेनिज्म बनाया जाएगा। जाहिर सी बात है आपके सहूलियत के लिए नहीं, बैंकों की सहूलियत इसमें रहेगी कि हम समझ पाएं कि हम जिस ग्राहक को ये लोन दे रहे हैं कि वो डिफॉल्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब बैंक इसको कैसे जांचेगा, यहीं पर सारा का सारा जो प्रभाव है वो आपके ऊपर आना शुरू होगा। बैंक कैसे जांचेगा कि ये व्यक्ति डिफॉल्ट नहीं करेगा। अभी तक की जो बिंदु है उनको समझेंगे अगर आप, अभी तक जहां पर आपको मालूम ही होगा कि एक तो क्रेडिट स्कोर होता है, ये बेहद कॉमन है, इसको सब लोग समझते हैं, लेकिन अब इसमें और भी कई सारी लकूनेबाजी कर दी जाएगी। तो बुनियादी तरीके से जैसे मैंने कहा कि 3 श्रेणियां बनेंगी जो अभी आप समझें कि एक व्यक्ति के लिए, लेकिन उन 3 श्रेणियों को बनाने के लिए कई सारे पहलू होंगे। उसमें तो एक तो आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल का जो नंबर होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अब अगर आपने मान लीजिए एक भी किस्त को मिस कर दिया, एक सिंगल किस्त को भी मिस करेंगे तो जो आपकी ग्रेडिंग होगी वो घटा दी जाएगी, आपकी ग्रेडिंग को कम कर दिया जाएगा। एक सिंगल किस्त के मिस होने पर भी ये चीज लागू होगी। अगर मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है, लोन्स हैं या जो भी है, जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है, अब अगर आप उसको 30% से ज्यादा यूज करते हैं तो उसको जो है यूं कहा जाएगा कि आप जो है क्रेडिट हंग्री कैटेगरी में आते हैं। क्रेडिट हंग्री कैटेगरी क्या होगी, बेसिकली ये माना जाएगा कि ऑलरेडी ये कैटेगरी है, लेकिन आपको ये माना जाएगा कि आप जो है ज्यादा क्रेडिट का यूज करते हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है, इसको अगर हम थोड़ा और समझें कि ये क्या चीज है, और 30% का मतलब ये हुआ कि जो टोटल क्रेडिट लिमिट है वो आपकी 30% की रहे और आप उसी में अपना सारा काम निपटा लें। इसका अर्थ ये समझिएगा, यहाँ पे आपको ये साफ दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दे रहा हूं, तो यहाँ पर स्टेज 2 में आने के लिए हुआ है। स्टेज 2 इसको किया गया है ईएलएस स्कीम के तहत। अब जो स्कीम तो नहीं, ईसीएल जो नॉर्म्स आएंगे उसका स्टेज 2 ये होगा कि अगर आप कोई भी क्रेडिट लिए हैं, मतलब आपने कोई ईएमआई चुकता करना है और वो आप नहीं चुकता कर पाए, तो आपको स्टेज 2 में डाला जा सकता है। अगर मान लीजिए आपने कोई भी आपने लोन लिया हुआ है या आप ले रहे हैं और उस लोन का 30% से ज्यादा आपने ले लिया, अपनी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा यूज कर दिया। सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो उसको क्या कहा जाएगा, इसको ये बेसिकली आप कहा जाएगा कि एक तो आपको मिस नहीं करनी है, कोई भी आपकी ईएमआई मिस नहीं करनी है। क्रेडिट लिमिट 30%, इसका मतलब ये समझिए कि मान लेते हैं कि आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसकी लिमिट जो है वो 1 लाख की है।
आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपके पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, जिसमें एक की लिमिट 60,000 हो और दूसरे की लिमिट 40,000 हो। तो अब ये जो 2 क्रेडिट कार्ड है, जिसके आधार पर आपका टोटल जो वैल्यू बनती है वो 1 लाख की बनी। अब जो ये 1 लाख रुपए की आपकी क्रेडिट लिमिट है, इस टोटल क्रेडिट लिमिट का जब आप 30% से ज्यादा यूज करेंगे, कहने का अर्थ क्या हुआ, यानी 30,000 रुपए आपकी जो टोटल क्रेडिट आप यूज करिए, आपके पास लाख रुपए की क्रेडिट लिमिट होने पर भी आप क्या यूज कर रहे हैं, 30,000 का। तब तक तो बैंक आपको मानेगा कि आप ठीक स्थिति में हैं, लेकिन अगर आप 30 के ऊपर अगर क्रेडिट यूज कर गए तो बैंक मानेगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब आपकी औकात, यानी आपको लिमिट मिल रही है लाख रुपए की, लेकिन आप लीजिए 30,000 तक ही, ताकि जो है बैंकों को यह ना फील हो कि आपको कोई ज्यादा पैसे की जरूरत है। एक बात ये, आप कभी भी कोई लिमिट मिस मत करिए। एक बहुत बड़ी चीज ये हो गई। इसके अतिरिक्त अच्छा, सारी क्रेडिट को जोड़ा जाएगा, यानी जितनी भी क्रेडिट लिमिट्स आपने ली हैं जोड़ा जाएगा। अच्छा, इसके पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एक आदमी ने 2 लोन लिए हैं या कोई व्यक्ति 3 लोन लिया है, हो सकता है उसके पास एक कोई कार लोन हो सकता है उसके पास कोई एक पर्सनल लोन हो सकता है उसके पास कोई एक होम लोन हो। तो उसके पास बेसिकली 3 लोन हो गया, एक कार लोन हो गया, एक उसका कार लोन हो गया, एक उसका पर्सनल लोन हो गया और एक उसका होम लोन हो गया। अब अगर उसने गलती से, मान लेते हैं उसने कार लोन का उसका ईएमआई बनता हो, एक बात करते हैं कि मान लीजिए उसकी 1,000 रुपए की ईएमआई बन रही थी। कार लोन की जगह आप टीवी फ्रिज के लिए भी लोग लोन लेते हैं, आईफोन के लिए लोग लोन लेते हैं। टीवी फ्रिज का जो लोन है वो 1,000-2,000 रुपए का भी होता है। अगर मान लीजिए उसने गलती से 1,000 रुपए की भी लिमिट मिस कर दी, तो इसके जो बाकी जो होम लोन है और ये जो पर्सनल लोन है, ये भी डिफॉल्ट श्रेणी में माने जाने लग जाएंगे। यानी ये व्यक्ति, चांसेस ये है कि सिर्फ कार लोन का डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये होम लोन और जो आपका दूसरा पर्सनल लोन है उस पर भी यह व्यक्ति डिफॉल्ट कर जाएगा। इसकी संभावना बैंक मानने लगेगा और आपको कैटेगरी 2 में डाल देगा। आपके ऊपर ज्यादा फोन्स आने लगेंगे, आपके पास रिकवरी की बात होने लगेगी, भाई तूने एक छोटा सा डिफॉल्ट किया कैसे। अभी तक ऐसा नहीं होता। अभी तक पर्सनल एक लोन, जैसे आपने मान लीजिए कार वाले को में कोई गलती किया, आपने एक ईएमआई नहीं जमा किया, तो बाकी वालों को प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी लोन वाले आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करते। लेकिन अब वो भी आपके ऊपर उतना ही प्रेशर क्रिएट करेंगे, यानी सारे लोनों को एक प्रकार से जोड़ करके देखा जाएगा और आपकी लिमिट उसके आधार पर बनने लग जाएगी, या यूं कहिए आपका श्रेणी उस आधार पर बनेगी। इसके अतिरिक्त क्या हुआ है, इसके अतिरिक्त ये भी हुआ है कि अब यहां पर बैंक्स जो होंगे आपका सिर्फ इसी को नहीं देखेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी तक कोई क्रेडिट ना लिए हो, यानी उन्होंने कभी कोई लोन ही ना लिया हो। अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम यूज किया जाएगा, जो इसी नियमों के तहत आएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम में एआई यूज किया जाएगा और सेंट्रीगेट किया जाएगा, यानी सभी चीजों को जोड़ दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप है मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट्स में नहीं बचा पाते हैं, यानी जो भी आपके बैंक अकाउंट हैं आप उसमें मिनिमम बैलेंस नहीं होल्ड कर पाते हैं। बहुत बार आपका बैंक जो है आपसे चार्जेस ले लेता है। उस केस में क्या होगा, आपका जो स्कोर होगा वो घटाया जाएगा और आपको रेट किया जाएगा नीचे की साइड में। यहां पर आप देख पा रहे होंगे प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट स्कोर, एक नया संरचना बनेगी जिसको पीडी बोला जा रहा है। प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट स्कोर का मतलब ये हुआ कि संभावना ये है कि ये व्यक्ति कितनी जल्दी डिफॉल्ट कर जाएगा, और इसमें आपको नंबर दिया जाएगा 0 से लेकर के 1 के बीच में, यानी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके नंबर दिया जाएगा 1 तक। तो जो ये नंबर दिया जाएगा, अब मान लेते हैं कि आपने मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया बैंकों के खातों में, या किसी 1-2 बैंक खातों में मेंटेन नहीं किया, तो आपका ये जो स्कोर है, ये पीडी स्कोर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी पीडी स्कोर आपके लिए दिक्कत भरा हो जाएगा, आपका ये स्कोर जो है गड़बड़ हो जाएगा, सॉरी पीडी स्कोर बढ़ जाएगा, मतलब आपको जो है डिफॉल्ट करने की संरचना जो है आपकी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से यहां पर आपको साफ समझ में आएगा कि अगर मान लीजिए आपने एक बार चेक काटा और चेक बाउंस हो गया, गलती से वो चेक बाउंस हो गया, तो भी आपका पीडी स्कोर के ऊपर असर आ जाएगा। अब अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है, और ये बहुत सारे लोग करते हैं कि उनके पास 2-3 बैंक अकाउंट होते हैं, मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत बार ऐसा करते हैं कि किसी के पास एसबीआई का अकाउंट है, आईसीआईसीआई का अकाउंट है। अब एसबीआई में तो 0 बैलेंस पे काम चल जाता है, बट आईसीआईसीआई वाले में नहीं चलता है, एक्सिस वाले में नहीं चलता है। तो वो क्या करते हैं, एसबीआई का पैसा एक्सिस में डालेंगे, फिर एक्सिस का पैसा आईसीआईसीआई में डालेंगे, फिर आईसीआईसीआई का पैसा एसबीआई में डालेंगे, यानी पैसे को वो घुमाते रहते हैं, जबकि उसको उनकी जरूरत कुछ है नहीं, उसको निकाल नहीं रहे हैं, वो कोई खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, राउंड 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 कर रहे हैं। अब अगर आप ये राउंड राउंड वाला काम करेंगे तो भी जो है आपका पीडी स्कोर बढ़ाया जाएगा, मतलब आपके संभावनाएं बनाई जाएंगी कि आप जो है डिफॉल्ट कर सकते हैं। जैसे ही पीडी स्कोर बढ़ गया
आपको क्या हो जाएगा, आपको ज्यादा फोन्स आने लगेंगे, आपके ऊपर प्रेशर बनेगा कि भैया जो है लोन अपना चुकता करो। और अगर आपने नहीं लिया है तो मिलने से रहा, आपका मिलना बंद हो जाएगा, यानी लोन मिलना आपको बंद हो जाएगा, आपका रिजेक्ट किया जा सकता है लोन, इन सभी पहलुओं पर। और ये मामला यही रुकता नहीं है, इसको और अगर आप थोड़ा समझोगे तो एक तो चेकबुक हो गया, आपने निगेटिव बैलेंस नहीं रख सकते हैं, आप जो है पैसे को सर्कुलेट ना करें, घुमाएं नहीं, एक साथ आप बहुत सारे लोनों के लिए अप्लाई ना करें, नहीं तो उसके बाद भी आपको क्या माना जाएगा, क्रेडिट हंग्री माना जाएगा कि आप बहुत सारा जो है क्रेडिट हंग्री हो गए हैं। तो अपना 30% से ज्यादा यूज मत करिए और बहुत सारे लोन के लिए अप्लाई भी मत करिए, तब भी ठीक है। अगर आप ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपको क्रेडिट हंग्री माना जाएगा। और कहानी यही नहीं रुकती है, कहानी में भी और से ज्यादा ट्विस्ट आ रहा है। अब समझिए, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है या आपने एक छोटा प्रोप्राइटरी दुकान खोला हुआ है और आपने उस पर जीएसटी लिया हुआ है। अब जीएसटी जब आपने लिया हुआ है और जीएसटी की जो रकम है वो आपको चुकता करनी है, जमा करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि धंधा कम होता है। अब अगर मान लीजिए धंधा कम हुआ तो इसका एक एवरेज बनाया जाएगा कि एक पर्टिकुलर आदमी या एक पर्टिकुलर सेक्टर में लोग कितना जीएसटी जमा करते हैं। अब अगर आप जीएसटी मान लेते हैं कि हर महीने का जीएसटी आपका 10,000 के आसपास का जाता रहा हो और किसी महीने में ये घट करके 2,000 के आसपास चला गया, एवरेज बनाया जाएगा, साल भर के रेट में देखा जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ समय तक लगातार जीएसटी के कम नंबर भरे हैं, यानी कम जीएसटी आपने जमा किया है, तो क्या होगा, आपको माना यह जाएगा कि धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। अब चूंकि धंधा अच्छा नहीं चल रहा है मतलब आप गरीब हो रहे हैं, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर कम किया जाना जरूरी है, या फिर आपका पीडी स्कोर, जिसको आप प्रोबेबिलिटी डिफॉल्ट स्कोर कहेंगे, उसका बढ़ना जरूरी है। यानी आप जल्द ही डिफॉल्ट कर सकते हैं, आप जल्द ही बैंकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसे में बैंक आपको लोन ना दे, और अगर दिया हुआ है तो आपसे रिकवर करने की जल्दी कोशिश करे। तो जीएसटी अगर आप कम भर रहे हैं तो भी दिक्कत आने लगेंगी। इतना ही नहीं होगा, अभी जो बहुत सारी सोशल मीडिया में आप खरीदारी करते हैं, बहुत सारा आप डिजिटली खरीदारी करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, यहाँ क्रेडिट कार्ड से खरीदा, वहाँ डेबिट कार्ड से खरीदा, उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। और उनकी जो मॉनिटरिंग है उसके आधार पर भी आपको एक स्कोर क्रिएट किया जाएगा। और अगर वो, यानी आप जो आम खरीद फरोख्त कर रहे हैं उसमें कमी करने लगेंगे तो भी आपको माना यह जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसे की दिक्कत है। किसी एक पहलू के नाते नहीं रुकेगा, सभी पहलुओं को जोड़ा जाएगा और उसके बाद असर आएगा। इवन यहां पर यह भी है कि अगर आप मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आता है, आप मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड का बिल आपका 15 तारीख को आता है, महीने की 15 को, मान लीजिए क्रेडिट कार्ड का बिल आपका पिछले 15 अप्रैल को आया रहा होगा। आज करीब करीब 28 अप्रैल है। बहुत बार होता है कि 15 दिन का टाइम मिलता है। मान लेते हैं 1 मई जो है बिल जमा करने की लास्ट डेट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं कि 15 अप्रैल को अगर बिल आया है तो वो जमा करेंगे 1 मई को ही, क्योंकि 1 मई लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट को या 28-29 अप्रैल में जमा करेंगे, यानी लास्ट डेट के आसपास जमा करेंगे। आपका पीडी स्कोर बढ़ जाएगा, आपकी क्रेडिट स्कोर को कम किया जाएगा। लेकिन अगर आप जब रिजल्ट आपका आया, जिस दिन बिल आया, जैसे 15 अप्रैल को बिल आया, 15 अप्रैल को ही जमा करिए तो आपका स्कोर बेहतर बनाया जाएगा। यानी आप ज्यादा समझदार हैं, आपको पैसे की कम जरूरत है, क्योंकि आपके बैंक खाते में पैसा होगा तभी तो आपने क्रेडिट का बिल जमा कर दिया। लेकिन अगर आप अंतिम दिनों में जमा कर रहे हैं तो वापस से आपका पीडी स्कोर बढ़ सकता है, उसके ऊपर असर देखने को मिलेगा, आपके सिविल स्कोर के ऊपर असर देखने को मिलेगा। तो अच्छा, एक और भी है इसमें बड़ी मजेदार चीज कि यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ सेक्टोरल एनालिसिस भी किया जाएगा। कि मान लीजिए आपकी कंपनी है, आपका जो है आप दुकान चलाते हैं, कंपनी बनाते हैं, जीएसटी वाली बात मैंने बताई। अब मान लेते हैं कि आपने जो है टेक्सटाइल सेक्टर में आप काम करते हैं, कपड़े के सेक्टर में काम करते हैं। अब मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं सिर्फ इसको, आप किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं और किसी भी कारण से टेक्सटाइल सेक्टर में मान लीजिए मंदी आई, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया का थोड़ा मंदी में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत सारी मिलें बंद हुई, बहुत सारे लोगों का बिजनेस भी गया। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहले ही बैंक जानता है, चूंकि आप किस श्रेणी में काम करते हैं, आपकी कंपनी, बहुत बार कंपनी पे आप लोन लेते हैं तो आपकी कंपनी किस क्षेत्र में काम करती है। अगर वो कंपनी टेक्सटाइल में काम कर रही है और टेक्सटाइल के ऊपर कुछ नियम कायदे ऐसे बने हैं और उनका हिस्ट्री ये बता रहा है, प्रीवियस कुछ डेटा उनको बता रहा है कि टेक्सटाइल में लोन डिफॉल्ट ज्यादा हुए हैं, तो आपका फिर पीडी पॉइंट आपका बढ़ा दिया जाएगा। मतलब आपके डिफॉल्ट होने की संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि आप उस सेक्टर में हैं, उस सेक्टर में आपकी कंपनी काम कर रही है, आपका पैसा उस सेक्टर से आ रहा है जो कि दबाव झेल रहा है। कोई भी तरीके से अगर बैंकों को अब ये लगेगा कि किसी भी कारण से आप जरा रत्ती भर भी आप में कमी है तो आपको लोन ना दें या लोन की संख्या में कमी कर दें। अगर दिया हुआ है तो पूरी तरह से कोशिश करें कि वो रिकवर हो। मैंने जैसे शुरुआत में कहा, अगर आपने 3 लोन लिया है और किसी एक लोन का एक ईएमआई भी आप चुकता नहीं करते हैं तो भी अब आपके ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था, ये ईसीएल जो है, ईसीएल के 3 स्टेज बनाए जाएंगे। इसमें पहला स्टेज 1 है जो इसमें लो रिस्क बोला जाएगा, स्टेज 1 लो रिस्क। तो इसमें है यानी इसमें सब कुछ ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, इसमें जो व्यक्ति है उसकी जिंदगी सही चलेगी, उसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही सेकंड में जाएंगे, अब आपके ऊपर जो है बैंकों की कड़ी नजर आ जाएगी। बैंक स्टेज 2 के व्यक्ति को प्रोविजनिंग में देखेगा। आपने लाख रुपए का लोन लिया है तो उसके लिए वो 50-60 हजार की उसको प्रोविजनिंग करनी पड़ जाएगी। यही तो नियम है कि जितना लोन लिया है उस व्यक्ति ने जो स्टेज 2 में गया उसका लगभग 50% प्रोविजन करो। और जो भी आदमी स्टेज 3 में चला गया, किसी भी तरीके से एनपीए में आप गए, तो फिर तो 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। अब बैंकों को प्रोविजनिंग करने का पैसा कहां है उनके पास कि वो प्रोविजनिंग करें अलग से। प्रोविजनिंग का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति बैंकों से लोन लिया था। अब बैंकों से जब आप लोन लेते हैं, यही तो है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव यही पड़ रहा है। और इसीलिए आपने कैपिटल मार्केट में, बाजारों में आज आपने गिरावट भी देखी है, बैंक निफ्टी में अच्छी गिरावट हुई है। मेन कारण उसका यही है कि अब प्रोविजनिंग बढ़ जाएगी। मान लेते हैं स्टेज 2 में आदमी चला गया, जैसे ही आदमी स्टेज 2 में जाएगा उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सीधे ही पैसा निकाल के अलग रखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर आदमी अब नुकसान करा सकता है उनको। इसके पहले जब तक उनका लोन जो है एनपीए में नहीं कन्वर्ट होता था, उनको ये करने की जरूरत नहीं थी। वो प्रोविजनिंग तब करते थे जब उनका लोन एनपीए हो जाता था। ये है अर्ली सिस्टम, यहां पर पहले ही प्रोविजनिंग करना है, यही तो इसका नाम है, यही तो इसका काम है। अर्ली एसेस करो, पहले ही समझो कि ये देने लायक है कि नहीं है। देने लायक है, सारे पैरामीटर पे चेक करके दो, और उसके बाद भी मॉनिटर करो कि अगर ये दिया भी है और गलती से कहीं से इसने गलती कर दी, इस बीच में इसका कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो तुरंत प्रोविजनिंग करो कि कहीं तुम्हें लॉस ना हो जाए, कहीं बैंकों को लॉस ना हो जाए इस आदमी के नाते। तो बैंकों को सुदृढ़ बनाना है। इसका देखिए एक बात यह है कि इससे बैंकों की स्थिति जो है वो सुदृढ़ होगी। शुरुआत में थोड़ा नुकसान है बैंकों को, लेकिन बैंकों की जो हेल्थ है, बैंकों का जो सिस्टम है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन आम पब्लिक की जो दुविधा है, जो समस्या है, जो लोन की जरूरतें हैं, क्योंकि जो आम पब्लिक है जिसके पास कम पैसा है भाई, वही तो लोन लेने जाता है। अगर मेरे पास इतना पैसा होता कि मेरी 1 लाख की लिमिट है और मैं 30,000 ही खर्चा करके आराम से खुश हूं, तो मैं लोन लेने जाता ही क्यों। लोन लेने की जरूरत ही भाई तभी पड़ती है जब पैसे नहीं होते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है वही तो बेचारा डिफॉल्ट करता है, वही तो बेचारा मैनेज करता है, अकाउंट मैनेज करने में दिक्कत होती है। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई वो सब वही करता है जिसको पैसे की कमी है। लेकिन जिसको कमी है उसी के डिफॉल्ट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और बैंकों को अब यही हिदायत है, हिदायत नहीं है, ये नियम है जो लागू हो जाएगा और उनको ये सब कुछ करना है। और ये मामला यही नहीं रुकेगा। तो बैंकों के लिए अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन बाकी लोगों के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और इसमें क्या होगा, जो रेट ऑफ लोन है वो भी बढ़ेगा। जो लोग स्टेज 2 में, स्टेज 3 में तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जो भी आदमी स्टेज 2 में है उसको भी 90% आप मान के चलें आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप स्टेज 2 में है किसी भी तरीके से, पीडी जो आपका ईसीएल का स्टेज 2 में अगर आप कंसिडर किए गए तो आपको लोन नहीं मिलेगा। स्टेज 3 में तो लोग कोई चांस ही नहीं है, उसमें तो आप एनपीए हो। स्टेज 1 में ही मिलेगा। तो अब वो मत सोचो कि भाई 750 के ऊपर सिविल स्कोर है तो जाके ले लेंगे। 750 के ऊपर सिविल स्कोर होने के बावजूद भी अब स्टेज आपको चेक करना पड़ेगा, स्टेज वो बैंक चेक करेगा। और उसके बाद लोन देने के बाद भी आपका रेगुलर मॉनिटरिंग होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि आप परमानेंट किस स्टेज में बने हैं। अगर 1 से 2 में गए तो जो लोन दिया हुआ है उसके ऊपर आपके ऊपर प्रेशर आएगा, आपकी रिकवरी आएगी, बाकी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। अब अच्छा एक्चुअली ये हो क्यों रहा है, तो मतलब आप ये भी समझिए कि अगर आप पानी का बिल देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, और सिर्फ ये मत समझिएगा कि क्रेडिट कार्ड के बिल की बात है, पानी बिजली कोई भी बिल जो देते हैं जिस डेट को वो आता है उस डेट से 1-2 दिन के अंदर दीजिए, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो। सिविल स्कोर अच्छा करना है तो जितनी भी आपकी लिमिट हो उससे लिमिट्स का 30% ही खर्च करिए। क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30% खर्च कीजिए, ज्यादा खर्चा मत कीजिए, मिनिमम बैलेंस बना के रखिए। ये सब कुछ करते रहिएगा तो फायदा होगा। इसका ये एक्चुअली हो क्यों रहा है तो ये समझने की चीज है। तो देखिए प्रॉब्लम एक आई है हमारे यहाँ, वो प्रॉब्लम ये आई है कि जो हमारा सीडी रेशियो है, सीडी रेशियो क्या होता है भाई, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है। सीडी रेशियो का मतलब होता है कैश टू जो है यूं कहिए जो आप लोन देते हैं उसका रेशियो है ये। तो ये रेशियो में क्या होता है कि ये रेशियो में भारत जैसे यानी विकासशील देशों की अगर आप बात करें, मैं यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, तो भारत जैसे देशों में इस समय की स्थिति है कि भारत का जो सीडी रेशियो है ये 83 के पे आसपास चल रहा है। मतलब ये है कि बैंकों में जितना पैसा जमा किया गया उसका लगभग 83% वो ऑलरेडी लोन के रूप में दे चुके हैं। दूसरी चीज ये भी समझिए कि बैंक जो होता है
सीधा पैसा नहीं देता है, बैंक का पैसा भी बहुत ज्यादा राउंड होता है, घूमता रहता है। ये बैलेंस शीट, बैंकों की जो बैलेंस शीट है उसका 83% ऑलरेडी लोन में जा चुका है। लेकिन जो बैंकों का बैलेंस शीट होता है वो 100% कैश से नहीं बनता है। बैंकों का जो बैलेंस शीट होता है वो बहुत सारी अन्य चीजों को मिलकर बनता है। तो जो कैश होता है वो हमेशा कम होगा। कह आप ये सकते हैं कि बैंकों के पास बहुत बार ऐसी स्थिति होती है कि 10-20 हजार रुपए अगर है बैंकों के पास कैश, तो वो इतनी बार घुमाया गया है कि उसके ऊपर 60 से 70 हजार तक रुपए लोन हो जाते हैं। अब मुद्दा ये आया है क्योंकि सीडी रेशियो हमारे पास सामने है, मैं उस वाले राउंड ट्रिप वाले बात पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन कैश के अकॉर्डिंग मतलब जो टोटल बैलेंस शीट बनती है वो 70-60 हजार की बनी, भले ही 20 हजार का कैश आया, उसको अलग अलग लोगों को लोन दिया, एक बैंक ने दिया, फिर उसने दूसरे बैंक में जमा किया, फिर उसने तीसरे में किया, किसी दिन बहुत डिटेल में इसको समझाऊंगा। बट उसके नाते क्या होता है कि लोन एक ही पैसे के ऊपर कई बार लोन उठता है, इसके नाते क्या होता है रेशियो बढ़ जाता है। लेकिन जो सीडी रेशियो है जो कि एक पर्टिकुलर बैंक टू जो लोन है उसका रेशियो है वो भी 83 के ऊपर निकल गया है। यानी अगर एक बैंक के पास किसी भी तरीके से, कैश के रूप में नहीं, किसी भी तरीके से अगर जितना भी उसका टोटल वैल्यू है उस बैंक का, उसका लगभग 83% उसने लोन दे रखा है। भारत की स्थिति ये है, विकासशील देशों में 80-85% बहुत ज्यादा माना जाता है। आरबीआई को लग ये रहा है कि डिफॉल्ट्स होंगे आम जनता में भी और कंपनियों में भी। देखिए एक्चुअली ऐसा नहीं कि कंपनियों में ये नहीं होता, कंपनियों में भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो भी वो देखती हैं कि किस पर्टिकुलर कंपनी को रेट करना चाहिए और उसके हिसाब से वो ग्रेड करेंगी, रेट करेंगे और उसके हिसाब से ही उनको भी लोन मिलेगा। लेकिन आम पब्लिक की मुसीबत ज्यादा बढ़ती है, चूंकि हम उतना ज्यादा चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, पब्लिकली उतना मैनेज नहीं होता है। तो अब ये जो नंबर है इसके लिए दिक्कत है, और चूंकि 83 पर है तो आरबीआई चाहता है कि कम लोगों को लोन मिले, जिनको मिले वो जल्दी फेल ना करें, ताकि जो है बैंकिंग सिस्टम ठीक से बना रहे। तो ये इसका कारण है। अब यहाँ पे अब इस मुद्दे को अगर आप थोड़ा और समझ लीजिएगा तो यहाँ पे अब आपको ये समझ में आएगा कि ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का नियम क्या है। ये ईसीएल जो स्कीम है अभी अब तक समझा रहा था, तो ये जो ईसीएल है ये है पहले ही एक्सपेक्ट करो कि ये पर्टिकुलर आदमी या पर्टिकुलर कंपनी डिफॉल्ट करेगी नहीं कि करेगी, और उसके आधार पर एक स्टेज सेट करो जिसमें 3 स्टेज आपको बनाया जाएगा और उन 3 स्टेज में आपको डाला जाएगा लोन लेने से पहले भी और लोन लेने के बाद भी। जितनी चीजें आपको बताई, आपकी क्रेडिट लिमिट का यूज, आपने कैसे क्रेडिट कार्ड यूज करना है, आपने लोन चुकता किया है कि नहीं किया है, बिल कब जमा कर रहे हैं, हर एक पहलू अब जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर आपका पीडी स्कोर क्रिएट किया जाएगा। तो सिविल स्कोर प्लस पीडी स्कोर जो है ये अब आपको लोन देने और नहीं देने में मदद करेगा। तो लोन लेना अब और टफ होगा। बहुत सारे लोग जो बिल्कुल जरा सा भी दिक्कत करेंगे या गलतियां करे होंगे तो उनके लोन्स रुकेंगे, उनको लोन नहीं मिल पाएगा, आम पब्लिक की प्रॉब्लम्स रहेगी। बैंकों को थोड़ा सुरक्षा जरूर इससे मिलेगी, लेकिन आम पब्लिक की जो समस्या है वो शायद बढ़ सकती है। इसकी अनुमान लगाया जा रहा है, वही अनुमान मैंने आपके सामने रखा है, और इसका असर ये हुआ है कि चूंकि बैंकों की प्रोविजनिंग बढ़ेगी, बैंकों का बिजनेस कम होगा। बिजनेस क्यों कम होगा भाई? जब आप आम पब्लिक को लोन नहीं दे पा रहे हैं, नियमों के कारण आपने आम पब्लिक को लोन देना था, लेकिन आप आम पब्लिक को लोन कम से कम दे पा रहे हैं, तो क्या होगा? अब पहले अगर आप मान लीजिए आराम से दे देते थे एक आदमी को 1 लाख रुपए का लोन, आज उसी आदमी को आप 1 लाख रुपए का लोन नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो स्टेज 1 में या 2 में चला गया है, और जैसे वो स्टेज 2 में गया वो लोन नहीं देंगे। तो आप क्या होगा, आपका लोन बुक आपका घटने लगेगा। और दूसरा चीज क्या होगा, प्रोविजनिंग बढ़ने लगेगा। प्रोविजनिंग मतलब एक अलग में आपको अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा कि अगर गलती से वो आदमी चुकता ना करे तो प्रोविजनिंग अकाउंट से पैसा आकर के बैलेंस कर दे, ताकि बैंक को लॉस कम हो। अब उसके लिए जब अलग आप पैसा रखोगे तो टोटल जो चेस्ट है पैसा वो घट जाएगा। तो एक तो लोन कम लोगों को आप दे पाएंगे, दूसरा जो लोन देने का पैसा है वो बैंक के पास भी जो लोन देने का पैसा है वो भी कम हो जाएगा। लोन देने का पैसा कम क्यों हो गया? क्योंकि एक अलग मद आपका बन गया जिसमें आप प्रोविजनिंग के लिए पैसा डाल के रखिए। मान लेते हैं बैंकों के पास, एक बैंक के पास मान लेते हैं आपके पास 10 करोड़ रुपया था, 10 करोड़ में से अगर ज्यादा लोग डिफॉल्ट में हो गया तो 1 करोड़ रुपया तो यहाँ चला गया, 9 करोड़ रुपया बचा। अब ये 9 करोड़ पर ही वो जो है लोन दे पाएगा, उसमें से भी जिनको दे सकता था उनकी संख्या में कमी होगी। नेट स्थिति होगी कि बैंकों का कारोबार थोड़ा कमजोर होगा, उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, और यही कारण है कि आपने आज गिरावट देखी और आने वाले वक्त में भी ये असर आपका कायम रहेगा। अब आते हैं इसके टाइम लाइन के ऊपर कि ये कब से लागू हो जाएगा। तो देखिए 1 अप्रैल 27 से इसको कंप्लीटली लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो मैं फ्रेमिंग की बात किया, जो आपको पूरा समझाया, ये जो है आगे 15-20 दिन के बाद से धीरे धीरे करके शुरू किया जाएगा, क्योंकि इसको एक दिन में तो इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत सारी चीजों की जरूरत है, बहुत सारा एआई यूज होगा, तो अल्टीमेटली आने वाले वक्त में शुरू हो जाएगा। लेकिन 2027 के बाद ये फ्रेमवर्क
कंप्लीटली लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2027, यानी उसके बाद से फिर आपको बिना इस फ्रेमवर्क में गए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में गए आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन ये स्टेज में आप किस स्टेज में आते हैं उसकी जो धारणा है, उसका जो कैलकुलेशन है, वो सारी की सारी कैलकुलेशन अगले जो है 6-8 महीने में होने लग जाएगी और वो शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी। और इसको कंप्लीट रूप से लागू करने का टास्क जो है 2030 तक है, क्योंकि उसके नाते बैंकों का जो है जो खर्च है बैंकों का बढ़ेगा, तो 2030 तक उसको कंप्लीटली उन्हें लागू कर देना है। तो 2027 से चालू हो जाएगा, लेकिन आप 2027 में जब जाएंगे तब तो ये आपको उसके रूप में मिलेगा, लेकिन शुरुआत तो इसकी जो है अगले कुछ दिनों बाद से ही इस फ्रेमवर्क में हम सब आने लग जाएंगे और हमारे जो क्रेडिट स्कोर हैं, पीडी स्कोर हैं, वो क्रिएट होंगे। क्रेडिट स्कोर तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, पीडी स्कोर बनेंगे और क्रेडिट स्कोर में भी अब आपको जो माइनर डिफरेंसेज हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब हर 15 दिन पर वो अपडेट किया जाएगा और आने वाले वक्त में कोई भी गलती से आपका क्रेडिट स्कोर भी जो है नीचे की तरफ जाएगा। तो बहुत सारी बातें मैंने इस वीडियो में बताई, उनका यूज करें, आपका क्रेडिट स्कोर सुधारिए और कम से कम जो है अपने आप को बेहतर बनाए ताकि जो है लोन्स मिल सकें। और ये बात सत्य है कि लोन मिलना अब जो है अब काफी दूभर होगा, काफी कठिन होना लग जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि आप ये ठीक हुआ है, आपको कितना लोन की जरूरत रही और बैंक किस तरह से आपके साथ व्यवहार करता है, क्या लोन आपको देता है आसानी के साथ, किस तरह से आपके साथ रिकवरी की बातें होती हैं, क्या बड़े लोग जो लोग पैसे लेकर भाग भी जाते हैं क्या उनके लिए ऐसे स्कोर्स नहीं बनाए गए, उनको तब क्यों नहीं देखा गया, और क्या आज कंपनियां डिफॉल्ट नहीं कर रही हैं, अगर कंपनियां डिफॉल्ट कर रही हैं तो उनके ऊपर इतना मॉनिटरिंग क्यों नहीं है, पब्लिक के ऊपर इतना मॉनिटरिंग क्यों किया जा रहा है। इन सब चीजों के बारे में आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। किसी और वीडियो में मैं इसके बारे में फिर डिटेल आपके साथ रखूंगा। अगर आप जिस बातें जो कहेंगे जो लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं नए वीडियोस लेके आऊंगा। तो मिलता हूं नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।